अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यू ऑल डूइंग वेल। आज हम CS 606 के मोस्ट रिपीटेड MCQs फाइल करने जा रहे हैं। इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 बना दूंगी जिसमें आपके लिए सब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके साथ साथ करंट पेपर भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है डैश कन्वर्ट द रीलोकेटेबल मशीन कोड इनटू एब्सोल्यूट मशीन कोड लिंकिंग लाइब्रेरी एंड रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये कि एज लोकेटेबल मशीन को एब्सोल्यूट मशीन कोड में, तो आप लोग जानते होंगे कि असेंबलर जो है वो कोड बनाता है और लिंकर और लोडर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं जिसमें एड्रेसेस फिक्स होते हैं। तो लोडर और लिंकर जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्सर जो है, पार्सर टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर। पार्सर क्या इनपुट लेता है लेक्सिकल एनालाइजर से? तो पार्सर जो इनपुट लेता है टोकन की फॉर्म में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पार्सर जो है वो किस से टोकन लेता है इनपुट के तौर पर, तो वो लेक्सिकल एनालाइजर से लेता है। ठीक है, एक ही MCQ से आपके 2 MCQs बन रहे हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है The regular expression denote the set of all string of A and B of two length। आपने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बतानी है जो कि A पर मुश्तमिल हो और उसकी लेंथ 2 हो। तो इसकी तकरीबन बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो दिखते ही पता चल रहा है कि वो गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर MCQs है हमारे पास डैश इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर द अल्फ़ाबेट A दैट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ AS। अगर आपने CS 402 सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, या अगर आपने CS 401 पढ़ा है तो उसमें भी तकरीबन यही चीज़ें थी, तो आपको पता होगा। ठीक है, एनीवेज हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर जब हमने इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी हो, यानी इवन नंबर ऑफ A हमारे पास आए, हमने ऐसा एक ग्रामर कुछ इस तरह से बनानी है, एक ऐसा सेट बनाना है, तो इसके लिए हम डबल A बना के उसके ऊपर स्टेरिक लगा देंगे। तो अगर डबल A को एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल A आ जाएगा, 2 दफ़ा करेंगे तो 4 A आ जाएंगे, 3 दफ़ा करेंगे तो 6 A आ जाएंगे। तो मतलब आ तो हर दफ़ा इवन रहा है ना, तो यही चीज़ वो पूछ रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन A है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 देखते हैं डैश फेस सपोर्ट मैक्रो सब्सटीट्यूशन एंड कंडीशनल कंपाइलेशन। मैक्रो सब्सटीट्यूशन और कंडीशनल कंपाइलेशन का काम जो है वो कौन करता है? तो कंपाइल होने से पहले तक का जो सारा काम होता है ये प्री प्रोसेसिंग फेज में। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है इन LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल। तो LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम जो है वो सिंबल्स को कहाँ, अगर आपने फर्स्ट एंड फॉलो वाले आप जो लेक्चर है आई थिंक 20 या 21 कुछ इस तरह का लेक्चर है, तो उसमें भी वाज़ह आपके हैंडआउट्स में बताया गया था कि जब ग्रामर को रीड कर रहे होते हैं तो उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो स्टैक पर रखे जाते हैं, तो स्टैक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इन्होंने एक ग्रामर दिया और कहा है कि आपने फर्स्ट जो है वो फाइंड आउट करना है A का फर्स्ट। वैसे अगर सिंपल जो है हम इस तरह से देखें, B है हमारे पास, सिंपली मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ। B जो है वो नॉन टर्मिनल वो होता है जो रिप्लेस हो जाता है। अब B का फिर नॉन टर्मिनल, इसलिए हमने इसका मज़ीद जो है वो फर्स्ट देखना है। अगर टर्मिनल होता, कोई स्मॉल लेटर लिखा होता या कोई प्लस माइनस होता तो हम जो है वो एज इट इज़ उसको लिख देते। अब B का फिर से हमने देखना है, तो B के एरो के सामने अगर आप देखें तो H लिखा हुआ है। वैसे तो हम सिर्फ H लिख देते, लेकिन इसका जो या तो B का H आ सकता है या फिर आगे जो है वो एप्सिलॉन और लिखा हुआ है। अब H तो हम लिख लेंगे, एप्सिलॉन और को फिर जब हम रीड करेंगे तो उसमें G और I आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन HGI आता है इसका। ठीक है, अगर एप्सिलॉन और इसमें ना होता ना B की वैल्यू में, तो फिर जो है वो सिर्फ H इसका था फर्स्ट A का। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ नंबर 8 है पार्सर नेवर शिफ्ट इनटू एन एरर स्टेट। पार्सर जो है वो एरर स्टेट में किस को कभी भी शिफ्ट नहीं करता? LS को, LT को, LR को या LP को, किस को नहीं करता भाई? आप लोग बताएं ज़रा। तो LR पार्सर है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है, एरर को बेटर तरीके से जो है वो हैंडल कर सकता है, और इसके अलावा गलत शिफ्ट को भी अवॉइड करता है, इसलिए एरर स्टेट में नहीं आता। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 इन पार्सर द 2 LL स्टैंड फॉर।
इसमें भी थोड़ा सा चेंज करके वो 2 एमसीक्यूज़ देते हैं और ये अक्सर आता होता है। क्या होता है कि कहीं पर लिखा होता है कि टू एल एल स्टैंड फॉर और कहीं पर लिखा होता है एल आर स्टैंड फॉर। तो पहले एल का मतलब वहाँ भी एल आर में भी सेम होता है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जो सेकंड आर होता है वहाँ पर जो लिखा होता है उसमें होता है एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, एल आर की बात करें। एनीवेज हम यहाँ पे जो लिखा है इसको अभी डिस्कस करते हैं कि टू एल एल स्टैंड फॉर। एल एल का क्या मतलब होता है? पहले एल का मतलब होता है कि लेफ़्ट टू राइट स्कैन ऑफ इनपुट एंड सेकंड एल का मतलब होता है कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। एमसीक्यूज नंबर 10 डैश इज एलेबोरेटेड टू प्रोड्यूस्ड बाइंडिंग। तो जो रिलेशन होता है ये बाइंडिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एलेबोरेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 a lexical analyzer generated by dash is essential as FSA। क्वेश्चन क्या है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो जनरेट करता है किसको, और जो जिसको जनरेट करता है वो ज़रूरी है FSA के लिए। ये लेक्सिकल एनालाइज़र का ये वाला एमसीक्यूज़ करंट पेपर में भी रिपीट हो रहा है, और जो एमसीक्यूज़ बाकी रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक हो रहे हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये जो है वो सेम एज इट एज आया हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो लेक्स है, लेक्स LEX लेक्स। लेक्सिकल एनालाइजर लेक्स को जनरेट करता है। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या एसेंशियल है FSA के लिए, तो लेक्स ज़रूरी है FSA के लिए। लेक्स भी पढ़ सकते हैं, LEX भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। तो इसमें भी 2 एमसीक्यूज़ बन रहे थे। एनीवेज नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 12 अ लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटेड बाय लेक्स इज एसेंशियली अ PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी हमने पढ़ा ना कि वो ज़रूरी होता है FSA के लिए, PDA के लिए तो ज़रूरी नहीं होता ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटेड बाय लेक्स इज एसेंशियली अ FSA, वो फिर आप कह सकते थे ये स्टेटमेंट ट्रू है। और इसके अलावा ये भी कि PDA स्टैंड फॉर, ये भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है, तो PDA स्टैंड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 है ही एक्शन शिफ्ट और रिड्यूस इन एन SLR वन पार्सर डिपेंड ऑन अ लुक अहेड सिंबल। सॉरी, ये ही नहीं है, द एक्शन शिफ्ट और रिड्यूस एक्शन की बात करें। पूछा ये जा रहा है कि शिफ्ट और रिड्यूस के एक्शन SLR एल्गोरिदम, जो पार्सर है, सॉरी एल्गोरिदम नहीं होता, पार्सर होते हैं। तो ये जो पार्सर है ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है? लुक अहेड सिंबल में। तो करंट इनपुट टोकन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग ग्रामर कंटेन कन्फ्लिक्ट SAXB। तो ये कौन सा कन्फ्लिक्ट है? अच्छा, ये जो है इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे, और इसके अलावा इस तरह के जो है वो एक क्वेश्चन था लॉन्ग, एमसीक्यूज भी थे और एक क्वेश्चन भी था। ठीक है, और क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ था कि कुछ ऑपरेशंस वगैरह दिए हुए थे और पूछ रहे थे कि कहाँ पर जो है ना एक ग्रामर दे के, और उसमें पूछ रहे थे कि ये कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, शिफ्ट रिड्यूस होगा, सिर्फ रिड्यूस होगा, सिर्फ शिफ्ट होगा, शिफ्ट शिफ्ट होगा, रिड्यूस रिड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये कि इन सब को आपने एक ही दफ़ा क्लियरली देख लेना कि शिफ्ट कहाँ पे होगा, रिड्यूस कहाँ पे होगा। ठीक है, कहीं पर शिफ्ट का क्या मतलब है? शिफ्ट का मतलब होता है कि जो अब रिड्यूस नहीं हो सकता ना, तो वहाँ पर हमने फिर पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर देना होता है। अगर रिड्यूस हो जाता है, कोई एक ऐसा नॉन टर्मिनल है जिसका टर्मिनल मौजूद है, तो फिर हम उसको शिफ्ट कर देंगे, या उसकी कोई और ग्रामर है जिससे उसको रिड्यूस किया जा सकता है तो उससे भी हम रिड्यूस कर। अगेन बता रही हूँ, शिफ्ट और रिड्यूस वाला कंसेप्ट आपने लाजमी क्लियर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 15 के भी सेम वही है, और इसमें भी पूछा हुआ है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। शिफ्ट और रिड्यूस वाला जो टॉपिक है इनको आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 16 कंसिडर द फॉलोइंग, और स्टार्ट हो रहा है A और B। तो A और B दो नॉन टर्मिनल है, तो 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 17 डैश इज अ रजिस्टर एलोकेशन टेक्निक। कौन सी रजिस्टर एलोकेशन टेक्निक है जो कि ऑलवेज फाइंड करती है मिनिमल नंबर को रजिस्टर के जो कि नीडेड हैं प्रोसीड्यूर के लिए। तो ये ग्राफिक कलरिंग है, ग्राफिक कलरिंग, डेंजलिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग और राइट रिकरियन, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। और ग्राफिक कलरिंग के बारे में कोई ना कोई एक एमसीक्यू लाजमी आता है, चाहे वो ये वाला स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट को चेंज करके भी दे दे, लेकिन ग्राफ कलरिंग का एक ना एक एमसीक्यू लाजमी आता है। तो यहाँ पे ग्राफ कलरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं डैश
सॉरी डैश वाला हमने पढ़ लिया। एमसीक्यूज नंबर 18 आ गया हमारे पास, ये भी ग्राफ कलरिंग का ही है। ग्राफ कलरिंग इज अ रजिस्टर लोकेशन टेक्निक दैट ऑपरेट एट इंडिविजुअल बेसिक ब्लॉक। ग्राफ कलरिंग जो है वो एक रजिस्टर लोकेशन टेक्निक है जो कि ऑपरेट करती है इंडिविजुअल बेसिक ब्लॉक पे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स करेक्ट लगा हुआ है। और ग्राफ कलरिंग भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा बेसिक ब्लॉक में से भी इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये इन दोनों को आपने टॉपिक्स को बड़ी अच्छी तरह से देख लेना है। जो कलरिंग है उसमें से तो एमसीक्यूज़ ही आते हैं, लेकिन बेसिक ब्लॉक वाला जो है इसको आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से देख लेना है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 19 है, ग्राफ कलरिंग इज अ रजिस्टर लोकेशन heuristic that actually find the minimal number of register needed for a procedure। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोसीडोर नहीं है, प्रोसीजर है। ठीक है, ये ए वैसे ही लगा हुआ है कि स्टेटमेंट अभी हमने पीछे देखी है जहाँ पर उन्होंने ग्राफ कलरिंग को मिस करके हमसे पूछा हुआ था कि कौन सी ऐसी टेक्निक है बताएं हमें। यहाँ पर उन्होंने सारी स्टेटमेंट देखी, पूछ ली कि करेक्ट है या फॉल्स है। तो इस तरह से आपने समझ के चलना होता है। इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं, लेकिन CS 606 का जो है ना, ये काफ़ी एक मुश्किल सब्जेक्ट है। जो इसका मिड टर्म का सिलेबस था वो तो काफ़ी इजी था, लेकिन फाइनल टर्म का इसका काफ़ी मुश्किल है, और पेपर भी इस दफ़ा बहुत मुश्किल इसका आ रहा है। सो तैयारी बहुत अच्छी करके जानी है आप लोगों ने। MCQs नंबर 20 है, एक ग्रामर दी हुई है और कहा हुआ है कि दिस ग्रामर इज़ एम्बिगुअस। अब कौन सी ग्रामर एम्बिगुअस होती है और कौन सी ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होती? अगर ए की पार्ट्स तो वो नॉन एम्बिगुअस होती है, अदरवाइज एम्बिगुअस होती है। तो यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है कि एम्बिगुअस है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, एम्बिगुअस ही है। अच्छा, ये एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस कभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी और शॉर्ट भी कभी कभार आ जाता है, तो अच्छी खासी एग्जांपल्स करके जानी है। ठीक है, 3-4 एग्जांपल कर लेनी है, ताकि अगर कोई डिफरेंट सी आ जाए आपके पास ग्रामर लिखी हुई, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन जनरेटिंग कोड। जब आप कोड जनरेट कर रहे होते हैं बेसिक ब्लॉक लेवल में, द डिपेंडेंसी ग्राफ मस्ट बी कन्वर्टेड टू टारगेट कोड। ठीक है, ये तो एक सिनेरियो से दे दिया ना कि डिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो उसको लाजमी तौर पर कन्वर्ट करना होता है टारगेट कोड में। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बाय आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली इन अ सिंगल पास। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग को परफॉर्म किया जाता है एफिशिएंटली सिंगल पास में। तो सिंगल पास कौन सा है, यही सवाल है उनका मेनली। ठीक है, ऊपर जो लाइन है वो तो एक सिनेरियो से दे दिया ना, तो ये सिंगल पास जो है ये है लैडर सीक्वेंस, से हम लैडर सीक्वेंस कहते हैं। तो लैडर सीक्वेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा लैडर सीक्वेंस, फिजिकल सीक्वेंस और लॉजिकल सीक्वेंस, इन तीनों का जो है वो कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 22, डैश कैन बी कंसिडर्ड अ स्मॉल कंपाइलर। किसको स्मॉल कंपाइलर कंसिडर किया जाता है? सिंस इट इज़ ट्रांसफर्ड सोर्स लैंग्वेज एंड इनटू बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड। तो ये लेक्सिकल एनालाइजर वो कंपाइलर है जो कि असेंबली को बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है, पार्सर ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इनटू। पार्सर ट्रांसफॉर्म करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को किस में? AST में, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में। कभी कभार इसके एब्रिविएशन भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसका मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 है, द पार्सर जनरेटर YACC कैन हैंडल डैश ग्रामर। अच्छा, YACC जो है ना, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चंस इसके हवाले से आ चुके हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपने लाजमी तौर पर डिटेल्स देखनी है, पढ़नी है। तो एमसीक्यूज के दिए हुए कि पार्सर जनरेटर YACC जो है वो हैंडल करता है LL1 ग्रामर को, LT ग्रामर को, LS ग्रामर को या LF ग्रामर को। तो LL1 ग्रामर को ये हैंडल करेगा। नेक्स्ट है, द पार्सर जनरेटर YACC कैन हैंडल LL1 ग्रामर। तो अभी हमने देखा ऊपर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि YACC हैंडल करता है LL1 को, और कहीं पर वो जनरेटर लिख के आगे डैश लगा के पूछ सकते हैं कि कौन इसको हैंडल करेगा LL1 को। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि YACC इसको हैंडल करेगा। नेक्स्ट है, YACC पार्सर जनरेटर कैन हैंडल LALR1 ग्रामर।
तो ये LL1 और LALR1 दोनों को करता है, इसलिए हमने यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाया है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सारी चीज़ें हैंडआउट्स में बड़ी क्लियरली और हाईलाइट हुई हुई हैंडआउट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ से अगर आप देखें ना तो ये चीज़ें आपको सारी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ number 28, simple code generation considered one AST node at a time. If the target is a register machine, the code can be generated in one dash travel of AST, possibly in introduction temporaries when running out of register. तो कोड को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है वन डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के। नेक्स्ट MCQ नंबर 29 है लिंकर कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू अ डैश एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो लिंकर जो होता है वो अभी हमने पहला MCQ आई थिंक पहला दूसरा कुछ इस तरह था ना, मैंने आपको बताया था कि वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में सबको कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो ये लिंकर होता है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वाड्रपल का यहाँ पर मुझे नज़र आ गया, इसके इन्होंने यहाँ पर तो ऑप्शन इवन है ट्रिपल क्वाड्रपल, लेकिन क्वाड्रपल के भी एक दो MCQs आए हुए थे। तो ये इसका भी आपने इसके हवाले से जो भी 2-4 लाइनें जितनी भी लिखी हुई हैं, मुझे नहीं पता कितनी लिखी हुई हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हुई हैं इनको आपने देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है द नोटेशन इंस्ट्रक्ट YAC टू पुश कंप्यूटेड एट्रीब्यूट वैल्यू ऑन द स्टैक। ये जो है ये वाला MCQs ये एज इट इज़ आया हुआ था, $, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग टू आइटम, और आइटम नीचे दिए हुए हैं। ए जो है वो P.Q को वो पॉइंट कर रहा है और B जो है वो ये भी P.Q को कर रहा है। और क्वेश्चन के पूछा हुआ है इन्होंने, कैन को एग्जिस्ट इन एन डैश आइटम सेट। ये को एग्जिस्ट करते हैं कौन से आइटम सेट में? LR में करते हैं भाई, LR है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ नंबर 32, व्हेन जनरेटिंग अ लेक्सिकल एनालाइजर फ्रॉम अ डैश। जब लेक्सिकल एनालाइजर से क्या जनरेट कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में, और जो आइटम सेट होता है कंस्ट्रक्ट होते हैं 2 टाइप्स जो कि मूव और करेक्टर मूव एंड एप्सिलॉन मूव हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि उन्होंने एक कंप्लीट स्टेटमेंट से दे दी है और इसमें पूछा हुआ है कि अब आप बताएं कि हमने क्या दरम्यान में मिस किया है। टोकन डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, करेक्टर डिस्क्रिप्शन की हो रही है, तो ये टोकन डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। तो टोकन आपके पास। नेक्स्ट MCQ है हाइब्रिड IR कंबाइन एलिमेंट ऑफ। हाइब्रिड किसको कंबाइन करता है? तो हाइब्रिड में ग्राफिकल और लीनियर दोनों आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, वो IRs की आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स। तो ये लीनियर, हाइब्रिड और ग्राफिकल, ये तीनों इनके नाम भी आपने याद करने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है XI इज इक्वल टू Y, दिस इज। तो ये क्या है? इंडेक्स स्टेटमेंट है, प्रीफिक्स है, ये कौन सी वाली है? ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट असाइनमेंट, स्टेटमेंट नहीं है असाइनमेंट लिखा हुआ है। तो एक अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि वो मैंने कहीं देखा था करंट पेपर में कोई MCQs आया हुआ था किसी, वो एक उन्होंने दी हुई थी कोई स्टेटमेंट और पूछा हुआ था कि ये कौन सी असाइनमेंट की है। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इनमें से किसी असाइनमेंट का जो है वो दी हुई थी उन्होंने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे असाइनमेंट्स को आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना है। ठीक है, इनके हवाले से शॉर्ट MCQs तो आए भी हैं आपके पास, लेकिन शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। तो आई तो देखने से इसकी जो ब्रैकेट्स है ना ये बता रहे हैं कि ये इंडेक्स असाइनमेंट की बात हो रही है। ये आपको पता होगा कि इसमें इंडेक्स ही लिखे जाते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह भी पढ़ी हो C++, तो उसमें भी इस तरह से हम लगा के उसमें इंडेक्स ही लिखते थे, लोकेशन ही बताते थे। नेक्स्ट MCQ है लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट अ डैश दैट रिकॉग्नाइज अ टोकन। लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो जनरेट करता है ऑटोमेटिकली किसको? किसको जनरेट करता है? जो कि रिकॉग्नाइज करता है टोकन को। तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है FA को, फाइनाइट ऑटोमेटा को, जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा होता है टोकन्स को। नेक्स्ट है इफ X रीलूप Y गो टू L अबव सिंटैक्स इज। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है इसके आपने देखे हैं कि कितने MCQs आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने देख लेना है, नहीं इसकी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, अच्छा इफ X जो है वो रीलूप है और Y गो टू है L अबव स्टेटमेंट इज। तो L जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल जंप है, सॉरी कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप के बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइल लूप क्या होता है,
सिंपल कंडीशनल में क्या होता है कि कंडीशंस लगाई हुई होती है ना, जैसे आपने वो इफ एल्स वाली कंडीशंस पढ़ी होंगी कि अगर ये हो तो आपने ये करना है। आप एक बता रहे होते हो ना, डिफाइन कर रहे होते हो कोड में कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर 5 = 0 हो जाता है तो आपने ये वाला ऑपरेशन करना है फॉर्म, और अगर जो है वो 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता एल्स तो आपने ये काम करना है। फिर एल्स लगा के आप कह देते हो कि अदरवाइज आपने ये काम करना है। तो ये सिंपल वही होती है, कंडीशनल में आप कोई कंडीशन दे देते हो, अनकंडीशनल में आप कोई कंडीशन नहीं देते हो। और वाइल लूप में क्या होता है कि आप एक लूप लगा देते हो कि जब तक जो है वो इतनी दफ़ा काम ना हो जाए तो आपने इस चीज़ को रोकना नहीं है। तो जब हम कह देते हैं कि a = 10 हो जाए, यानी a की वैल्यू अभी 0 या 1 कुछ भी है, तो आप इसको तब तक लूप में चलाते रहो जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि वही एक चीज़ है, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है इसलिए क्योंकि ये इनके हवाले से भी MCQs आते हैं। स्टेटमेंट ये क्या कहते हैं, जंप्स के हवाले से, कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप के हवाले से। नेक्स्ट है CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। द सेट ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल मस्ट बी। जो सेट है टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल का वो क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर डिसजॉइंट होना चाहिए। फिर उन्होंने एक ग्रामर दे के पूछा हुआ है कि नॉन टर्मिनल बी जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है। अब ये आपको समझ आ रही हो कि किस नॉन टर्मिनल की बात करें। इस ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल है उसकी बात हो रही है। नॉन टर्मिनल बी जो है वो क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है। उन्होंने खुद बता दिया कि वो लेफ्ट रिकर्सिव है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या जो मैंने कहा है वो ठीक है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है, लेफ्ट रिकर्सिव ही है। नेक्स्ट है 39 वाई ACC कंटेन बिल्ट इन सपोर्ट फॉर हैंडलिंग एम्बिगुअस ग्रामर रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। वाई ACC हैंडल करता है एम्बिगुअस ग्रामर के कौन से कॉन्फ्लिक्ट को, शिफ्ट रिड्यूस को, शिफ्ट को या शिफ्ट रिड्यूस को। तो शिफ्ट रिड्यूस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वन कंस्ट्रक्टिंग एन LR1। जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो LR1 पार्सर को, वी रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम एग्जैक्टली इन विच कॉन्टेक्स्ट इज अपीयर। हमने रिकॉर्ड रखना होता है कि ईच आइटम जो है एग्जैक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट में अपीयर हो विच रिजॉल्व मैनी कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट इन पार्सर बेस्ड ऑन फॉलो सेट। तो करेक्ट ऑप्शन है SLR। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कोड जनरेशन मॉड्यूल हैज़ टू टैकल। कोड जनरेशन मॉड्यूल टैकल करता है, किसको टैकल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन को, इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग को। तो ये सब को करता है। अच्छा, कभी कभार इनके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कोड जनरेशन मॉड्यूल जो है इनके नाम बताएं जो इनको टैकल करते हैं। फिर आप से तीनों नाम भी पूछ लिए जाते हैं और आपने बताना होता है मेमोरी मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। एनीवेज जहाँ पे ये तीनों करेक्ट हैं इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन। फॉर कन्वीनियंस लेक्सिकल एनालाइजर शुड रीड द कंप्लीट प्रोग्राम इनटू मेमोरी। इनपुट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर। ग्रामर दी और कहा है कि द ग्रामर कंटेन डैश कॉन्फ्लिक्ट। ग्रामर जो है वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कंटेन कर रही है, तो रिड्यूस इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब आपने एक दफ़ा देखा होगा ना इसका टॉपिक की शिफ्ट क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, तो फिर आपको इस तरह की कोई भी ग्रामर दी जाए आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है SLR1 पार्सर ओनली रिड्यूस अ प्रोडक्शन रूल व्हेन द करंट इनपुट टोकन इन इज एन एलिमेंट ऑफ द फॉलो सेट ऑफ दैट रूल। फिर एक ग्रामर दी हुई है और पूछा हुआ है कि फॉलो ए का जो फॉलो है वो कंटेन करता है 2 एलिमेंट। तो ये गलत है, ए का फॉलो 2 एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा, 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल नहीं है। नेक्स्ट है 42 MCQs। SLR1 पार्सर ओनली रिड्यूस अ प्रोडक्शन रूल व्हेन द करंट इनपुट टोकन इज एन एलिमेंट ऑफ फॉलो सेट ऑफ दैट रूल। वही चीज़ है, ऊपर लंबा चौड़ा वैसे ही वो लोग दे देते हैं। सिंपली आपने ये देखना है कि फॉलो ए कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट को या नहीं। तो ये ट्रू है, फॉलो ए का जो है वो एलिमेंट जो है ए का फॉलो 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। सो ट्रू करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द ऑर्डर इन विच द DAG इज ट्रेवर्स्ड। ठीक है, ट्रेवर्स कैन लीड टू डैश कोड। अच्छा, पूछा क्या हुआ कि ऐसा ऑर्डर जो DAG को ट्रेवर्स करता है वो लीड करता है बेटर कोड की तरफ। तो बेटर कोड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रजिस्टर एलोकेशन प्रॉब्लम यूजेस द स्ट्रेटजी ऑफ। रजिस्टर एलोकेशन प्रॉब्लम जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करती है, तो कलरिंग, ग्राफ कलरिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ग्राफ कलरिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है
टिपिकल कंपाइलेशन मीन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट कोड होता है। डिटेल हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी फाइल है। बेसिकली हमारे यहाँ पर देखें, आप लोग जब भी फाइल देखें ना, तो पहले आप लोगों ने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। इस फाइल को करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे का सारा इसमें बताया जाएगा, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट। फिर आपको पता है कि वो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट तो 10 घंटे में भी कवर नहीं होते ना। तो हर जो नया एमसीक्यूज़ है उसमें एक नया टॉपिक आ रहा होता है, तो फिर उसको अगर मैं समझाने बैठूंगी तो फिर तो वीडियो जो है वो मेरी घंटों पे चली जाएगी ना। फिर लॉन्ग वीडियो भी आप लोग नहीं देखते, तो इसलिए मैं जस्ट आपको ये एक आइडिया देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 45 है। इन कंपाइलेशन प्रोसेस हायरार्किकल एनालिसिस इज कॉल्ड। कंपाइलेशन प्रोसेस में हायरार्किकल एनालिसिस को हम कहते हैं सिंटैक्स एनालिसिस। नेक्स्ट है आईआर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, स्टोर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वैल्यू स्टोर करता है ऑपरेंड की, कहाँ पर? रजिस्टर में करता है। Next, exam is a sequence of character in the source program that is matched by the pattern for a। तो टोकन है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्सर टेक एज इनपुट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये टोकन में इनपुट लेता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विच काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग इन अ रेगुलर सेट? DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन DFA मिनिमाइजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन स्टेट फॉर ईच ग्रुप। DFA में हम एक ही स्टेट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हर ग्रुप के लिए इनिशियल DFA में। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि DFA में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टेट को या एक NFA को या एक PDA को। तो हम एक स्टेट को करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट DFA में। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA स्टैंड फॉर। ठीक है, कभी कभार एब्रीविएशन पूछ लेते हैं इसलिए साथ में बता दिया। तो करेक्ट ऑप्शन स्टेट है। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 50 है। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटेड इज रिटन इन जावा। ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है कि JLEX जावा में होते हैं, और आई थिंक एक और है फ्लेक्स C++ और C हैश में होता है आई थिंक। ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेना। पेज नंबर 31 पे है, लेकिन जावा जो है वो JLEX जावा का तो JLEX मुझे कंफर्म है, लेकिन और यहाँ पे भी लगा हुआ है। और इसके अलावा फ्लेक्स का भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्स का मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि सिर्फ उसमें C++ है या C हैश भी है, दोनों को करता है या एक को करता है, तो इसको आपने कंफर्म कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 51। इन फ्लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल डिफरेंट सेक्शन आर सेपरेटेड बाय। डिफरेंट सेक्शन जो है वो सेपरेट किए जाते हैं डबल परसेंटेज से। नेक्स्ट है रिकर्सिव पार्सिंग इज डन फॉर LL1 ग्रामर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग डन की जाती है LL1 ग्रामर में। नेक्स्ट है जी अल्टरनेटिव ऑफ द बैक ट्रैक इन पार्सर इज लुक अहेड सिंबल। बैक ट्रैक का जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर इसका ऑप्शन है इनपुट। नेक्स्ट है पार्सर टेक्स टोकन। पार्सर टोकन्स को ले रहा है फ्रॉम स्कैनर एंड ट्राइज टू जनरेट। स्कैनर से ले रहे हैं टोकन्स और क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं? पार्स ट्री को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन प्रीडिक्टिव पार्सिंग टेबल द रोज रिप्रेजेंट। अच्छा, प्रीडिक्टिव पार्सिंग टेबल में रोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम किसको करते हैं? कभी रोज के हवाले से पूछ ले जाता है और कभी कॉलम्स के हवाले से। अच्छा, रोज रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनल को और कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल को। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव पार्सर इज टॉप डाउन पार्सर। अच्छा, यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर पूछा हुआ है और दूसरा पार्सर कौन सा होता है? बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर का एक एमसीक्यूज आया हुआ था करंट पेपर में कि बॉटम अप पार्सर जो है वो रूट से लीव्स की तरफ होती है या लीव से नोड की तरफ, कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा हुआ था कि ये कौन से पार्सर की बात हो रही है। ठीक है, तो बताने का मतलब ये है कि साथ साथ आपके इस तरह का एमसीक्यूज जो है जो मैं बोल रही हूँ, अगर इनका आंसर आपको नहीं आता होता तो मैं उसके साथ में आंसर भी बता रही हूँ, तो ताकि वो भी रिमाइंड होते जाए आपको। एनीवेज, यहाँ पे हम एमसीक्यूज पढ़ रहे थे कि प्रिडिक्टिव पार्सर जो है वो टॉप डाउन पार्सर है। जी बिल्कुल, वो टॉप डाउन पार्सर है, इसलिए हमने इसको करेक्ट करना है ट्रू वाले को। ठीक है, इन LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल।
स्टैक इसका करेक्ट ऑप्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉटम अप पार्सिंग यूजेस ओनली डैश काइंड ऑफ एक्शंस, 2 काइंड ऑफ एक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं और ये 2 काइंड्स ऑफ एक्शंस कौन से हैं, पेज नंबर 71 पे इसकी डिटेल गिवन है। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ पार्सर हैंडल अ डैश क्लास ग्रामर, लार्ज क्लास ग्रामर को ये हैंडल करता है। नेक्स्ट है शिफ्ट एक्शन टर्मिनल ऑन द स्टैक, शिफ्ट एक्शन जो है वो पुश करता है टर्मिनल को स्टैक पर। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्शन 0 और मोर सिंबल फ्रॉम द स्टैक, रिड्यूस शिफ्ट के ऑपोजिट है, तो रिड्यूस जो है वो पॉप करेगा, वो क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है रिड्यूस में। नेक्स्ट एंड कंपाइलर लीनियर एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस और स्कैनिंग इसको कहते हैं। ये हम पहले भी रिपीटिव एमसीक्यू से पहले भी पढ़ चुके हैं। बैक एंड ऑफ 2 पार्सर कंपाइलर यूजेस डैश एल्गोरिदम, ये एमसीक्यूज जो है ये मिड टर्म वाला जो सिलेबस है वहाँ से आया हुआ है। NP कंप्लीट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बैक एंड ऑफ कंपाइलर कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, एल्गोरिदम इज यूज्ड इन DFA मिनिमाइजेशन, कौन सा एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होता है DFA मिनिमाइजेशन के लिए, तो ये हूप क्रॉफ्ट एल्गोरिदम है जो कि DFA मिनिमाइजेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डैश इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कौन से वाला, कोड चेकिंग, टाइप चेकिंग, फ्लश चेकिंग, तो ये टाइप चेकिंग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिमेंटिक एनालिसिस का। Next and certain check are performed to ensure that the component of a program fit together meaningfully. Semantic analysis का correct option. Next है read the input character and produce sequence of token as output. ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, कहीं पे उन्होंने इनपुट मिस किया हुआ, कहीं पर लेक्सिकल एनालाइजर मिस किया हुआ है, तो यहाँ पर मकसद ये है बताने का कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब कि कुछ भी वो चेंज करके दे सकते हैं, ठीक है, कहीं पर कोई भी वर्ड मिस करके दे सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि डैश ऑफ अ 2 पास कंपाइलर इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर लोकेशन एंड इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग, तो ये बैक एंड होता है, ये इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और रजिस्टर लोकेशन वगैरह बैकएंड में हो रही होती है। ये भी मिड टर्म का एमसीक्यूज है, मिड टर्म वाले सिलेबस में से। कभी कभार मिड टर्म वाले सिलेबस का सर ने कहा तो नहीं होता कि उसमें से पेपर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो पीछे से रिपीट हो रहा होता है पिछले वाले सिलेबस से। नेक्स्ट है डैश इज़ एवेल्यूएटेड टू यील्ड अ वैल्यू, एक्सप्रेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है पार्सर ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रीम ऑफ टोकन, पार्सर जो है ट्रांसफॉर्म करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को AST में, पीछे हमने देखा था ना AST को उन्होंने मिस किया हुआ था, तो वहाँ पर AST लगाना था उसको, यहाँ पर उन्होंने सारी स्टेटमेंट देख के पूछ ली कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है पार्सर ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम ऑफ करैक्टर इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन, ये फॉल्स है, स्ट्रीम ऑफ टोकन में नहीं करता AST में करता है। लेक्सिकल एनालाइजर ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रीम ऑफ करैक्टर इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन, पिछली वाली जो थी ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कहा हुआ था, ये पार्सर का कह दिया कि पार्सर ट्रांसफॉर्म करता है, एक्चुअल में कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर से उन्होंने एक दे दी है ग्रामर और कहा है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एम्बिगुअस क्या होती है और नॉन एम्बिगुअस क्या होती है, तो ये यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने दी हुई कहा है कि डिस्क्राइब द सेम सेट ऑफ थिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी और पूछ रहे हैं कि ये सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, तो ट्रू है, सेम को ही ये डिस्क्राइब कर रही है। पार्सर क्रिएट द नोड इन AST इन प्री ऑर्डर, तो कौन से पार्सर की बात हो रही है जो कि क्रिएट करता है नोड को AST में प्री ऑर्डर में, तो ये टॉप डाउन पार्सर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है द स्टैक यूज्ड इन बॉटम अप पार्सर कंटेन एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एंड ग्रामर सिंबल, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। बाकी दरम्यान में एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। फिर एक आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आके कि 3 एड्रेस कोड आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज अ, 3 एड्रेस कोड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है सेट ऑफ क्वाड्रपल्स में, एज अ सेट ऑफ क्वाड्रपल। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है वो कैन गेट एन LL1 ग्रामर, हम LL1 ग्रामर को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, बाय रिमूविंग लेफ्ट रिकरियन, रिमूव करते हुए और साथ में अप्लाई करना है लेफ्ट फैक्टरिंग को, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप LL1 ग्रामर को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
एमसीक्यूज है बॉटम अप पार्सिंग इज आल्सो कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग का दूसरा नाम क्या है? एलआर पार्सिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एलआर पार्सर कैन हैंडल। एलआर पार्सर किसको हैंडल करते हैं? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को। इसके अलावा कुछ और पार्सर का नाम देके वो पूछ सकते हैं कि ये किसको हैंडल करते हैं, तो सारे पार्सर के हवाले से आपने देख लेना कि वो कौन कौन से ग्रामर को हैंडल करता है, ठीक है। एंड पार्ट 2 मैं इस वीडियो का बना रही हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्टिव के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।